हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में नियंत्रक एवं महालेखा टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्लास को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रखा है, क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा, जिसमें एक तो अपन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, उनको शामिल करते हुए हमने पूरा टॉपिक कवर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भाई जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली इस तरह के आपके क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में है। तो देखिए, यहाँ पे अपने को ये चीज देखना है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किए गए उसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 आपके संघ में है, संघ से रिलेटेड है, ठीक है। तो केंद्र या संघ से रिलेटेड है। अब इसका अध्याय जो है वो 4 नहीं है, वो अध्याय 5 में है। अध्याय 4 में आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रोविजंस है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे अपन बात करें केक से संबंधित केक से संबंधित अनुच्छेद 148 से 151 तक है, ये बिल्कुल सही है। जो केक से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनका उल्लेख आपके अनुच्छेद 148 से 151 तक है, उनको अपन कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सही कथन चुनना है, तो आपके दूसरा कथन सही रहेगा, तो आंसर रहेगा आपके बी। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जनरली स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है के की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है, इसका चुनना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए, संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और वित्त मंत्री नियुक्त करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो केंद्रीय जो संवैधानिक पद है, केंद्रीय स्तर के संवैधानिक पद, संघ लेवल पे जो केंद्रीय स्तर पर पद होते हैं, उन सभी में जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। मतलब जो केंद्र सरकार है उसकी सिफारिश पर केक की नियुक्ति की जाएगी, और कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे, जैसे नियुक्ति कौन करता है, योग्यताएं, कार्यकाल, उनको हटाया कैसे जाता है, तो वो पूरा अपन अपकमिंग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो नियुक्ति इनकी करते हैं राष्ट्रपति, और वो भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। आगे है, केक की नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वहां पे देखिए कौन सा कथन सही पूछा था, यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। अब देखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ये भी सही है। योग्यता संविधान में स्पष्ट रूप से दी गई है। देखिए, जो केग के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इस पद पर कौन व्यक्ति नियुक्त होगा, इसकी योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अपने को पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे गलत कथन आपका रहेगा सी। अब देखिए, योग्यता के बारे में बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। जो सीनियर अधिकारी होता है, वरिष्ठ अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। हालांकि संविधान में इसकी योग्यताओं के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि योग्यताओं का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये केक से रिलेटेड है, तो इसमें देखिए, केक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये स्टेटमेंट सही है। कार्यकाल जो है या तो 6 वर्ष होगा या उनकी आयु 65 वर्ष तक की हो जाए, तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा तो वो केक का कार्यकाल होगा। यहाँ पे सही स्टेटमेंट है ये। कार्यकाल संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। देखिए, केक की जो योग्यताएं हैं और कार्यकाल, ये दोनों ही संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। कार्यकाल की अवधि का संविधान में उल्लेख नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। यह सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता है, मतलब जो ऑडिट से रिलेटेड है, वो सबसे बड़ा पद है भारत का, तो ये संविधान में भी उल्लेखित है, मतलब संवैधानिक पद है। तो यहाँ पे अपने को पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बी, केक मतलब जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग होता है। एक चीज ध्यान रखना, एक तो योग्यता का उल्लेख नहीं है, केक की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है, और केक का कार्यकाल का उल्लेख भी संविधान में नहीं है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है,
केक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। यह संसद द्वारा नियंत्रित होता है, यह कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है, यह वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है, इसकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। तो देखिए ये एक चीज, इसमें कौन सा कथन गलत पूछा है, असत्य पूछा है। तो यहाँ पे देखिए संसद द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, संसद द्वारा नियंत्रित नहीं होता, ये एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था है जो अपने अकॉर्डिंग कार्य करती है। हालांकि यहाँ पे ये चीज जैसे गलत कथन है तो आपके ए आंसर रहेगा। कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार के दबाव से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह पद गठित किया गया है और इसकी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। तो ये भी आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे अगर आपकी एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है क्या, तो संसद के प्रति उत्तरदायी जरूर होता है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है वो संसद में रखी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पे टर्म्स का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि केक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बिल्कुल होता है। इसकी रिपोर्ट की जांच जो है वो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जांच करती है, तो उसके लिए ये गाइड भी करता है। तो यहाँ पे संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन संसद द्वारा नियंत्रित नहीं होता, ये एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं के को हटाने की। देखिए नियुक्ति के बारे में बात कर ली कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, कार्यकाल इनका अपन ने बात की 6 वर्ष और 65 वर्ष इनके जो है आपके नियुक्ति कार्यकाल। शपथ के बारे में बात की, शपथ भी इन्हें राष्ट्रपति दिलाते, तो अब इन्हें हटा कौन सकते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 आधार है, कदाचार व अक्षमता के आधार पर इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्हें हटाने की विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, तो यह भी बिल्कुल सही है कि केक को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, और इसके अकॉर्डिंग जैसे सही विकल्प है तो आपके सी आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है 148 है उसका सब सेक्शन भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, एक एक सेक्शन। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केक के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 148(3), अनुच्छेद 149(1), अनुच्छेद 150 और अनुच्छेद 151। तो यहाँ पे जो वेतन और सेवा शर्तें हैं, वेतन और सेवा शर्तों का उल्लेख जो है वो आपके अनुच्छेद 148(3) में है। देखिए अनुच्छेद 148 में ये है कि भारत का एक जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद होगा, मतलब जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपके 148 में है। 148(1) में जो है वह आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, वो प्रक्रिया जिसमें उसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से हटाया जाएगा उसी तरह से केक को हटाया जाएगा। तो 148(3) में केक की वेतन और सेवा शर्तों का उल्लेख है। वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण जो है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके, आप जैसे आयोग वगैरह पढ़ेंगे तो इनका जो निर्धारण है वो आपके संसद करेगी, जबकि कई जो संवैधानिक पद है उनमें वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करती है, संसद करेगी। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 148 का सब सेक्शन है 3। अब देखिए 149 में आपके की कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। 150 में आपके जो है ये केंद्र और राज्यों को जो है लेखा परीक्षण से संबंधित सलाह जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है, इसका उल्लेख है। और केक जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 151 में है। तो ये चीजें जो प्रोविजन है वो अपन आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है वेतन और सेवा शर्तों का उल्लेख आपके 148(3) में है। तो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कि जो सब पॉइंट है आपके अनुच्छेद से रिलेटेड, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है केक के वेतन का भुगतान कहां से किया जाता है, मतलब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इसके वेतन का भुगतान किस निधि से होता है। तो वहां पे ऑप्शन की बात करें, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, संसद की अनुदान निधि और राज्यों की संचित निधि। तो देखिए केग या जो केंद्रीय स्तर पर जो संवैधानिक पद है उन्हें वेतन का भुगतान जो है वो भारत की संचित निधि यहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। तो संचित निधि से दिया जाता है जो कि भारित होता है, मतलब ये संसद द्वारा निर्धारित होता है। और यहाँ पे अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि आप आकस्मिक निधि और संचित निधि दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जो है केंद्रीय स्तर पर जो संवैधानिक पद है तो उनको जो वेतन है वो आपके भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा ही दिया जाता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कौन से सही सुमेलित है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सुमेलित करना, और कई बार स्टेटमेंट बेस्ड में दे देते हैं कि भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल है अनुच्छेद अनुच्छेद है आपके 148(1), वो वेतन एवं सेवा शर्तें। तो देखिए अनुच्छेद 1 जो है उसमें नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है
केक की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148(3), इसमें आपके वेतन और सेवा शर्तें, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो यहाँ पे पूछ रहे सही सुमेलित कौन कौन से। अनुच्छेद 149 में कार्य एवं शक्तियां, तो ये सही सुमेलित है, ये दोनों नहीं है। इसके अलावा 151 में वार्षिक प्रतिवेदन, मतलब जो प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, केग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाते हैं। तो ये आपके दोनों सही सुमेलित है, सी और डी। जबकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 148(1) में तो केग की नियुक्ति और इन्हें हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 148(3) में आपके केग के वेतन और सेवा शर्तों का उल्लेख है। तो यहाँ पे आपके आर्टिकल्स सुमेलित करने का पूछा है, तो यहाँ पे आपके दो सुमेलित है, सी और डी। तो इसका आंसर आपके रहेगा डी ऑप्शन, केवल सी और डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। जनरली इस तरह के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे केक की जो रिटायर होता है, सेवानिवृत्ति होती है, उसके पश्चात की चीजें क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। केक को सेवानिवृत्ति के पश्चात पद ग्रहण किए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिटायर हो जाता है उसके बाद में क्या प्रोविजन हो सकता है, उसके बारे में अपने को सही कथन पूछा है। किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अपने को सही क्वेश्चन पूछा है, तो अपने को यह देना है। आगे राष्ट्रपति की अनुमति से नियुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। 3 वर्ष के अंतराल के बाद किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है, यह भी आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। और संसद की अनुमति से नियुक्त किया जा सकता है, यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जब अपने पद से रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसे किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त किया नहीं किया जा सकता, वह कोई भी पद धारण नहीं कर सकता जो लाभ का पद हो। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो ऑडिट से रिलेटेड सर्वोच्च पद पर है, तो वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता। ये आपके वेतन और सेवा शर्तों में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 148(3) में। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए। केक से रिलेटेड है, तो देखिए अनुच्छेद 149 है आपके केक की कार्य एवं शक्तियां, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 150 प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, इसका उल्लेख जो है आपके 151 में है, ठीक है। और 151 में है, जैसे ये तीसरा है 151 संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूप पर सलाह, तो ये आपके जो है वो 150 में है। तो 150 में, अनुच्छेद 150 में क्या है कि केंद्र और राज्यों के जो लेखा प्रारूप है, जो अकाउंट ड्राफ्टिंग है, उसके बारे में ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। तो इसका उल्लेख जो है वो आपके 150 में है, जबकि जो प्रतिवेदन से संबंधित प्रक्रिया है, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 151 में है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों आर्टिकल जो है सुमेलित सही नहीं है, ये एक्चुअली एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे सही सुमेलित का पूछा है तो आपकी केवल 1 रहेगा, तो इसमें आंसर रहेगा आपके सी, केवल 1। अगर यहाँ अपने से पूछ लेते कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अपने का आंसर रहता 2 और 3। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आपको लैंग्वेज प्रॉपर देखनी है, सेंटेंस की फ्रेमिंग क्या है, सेंटेंस की प्रॉपर लैंग्वेज क्या है, उसको सही से रीड करना है। अदरवाइज आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है केक की रिपोर्ट, जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसके बारे में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और राज्य से संबंधित रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को दी जाती है। तो यहाँ पे ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, केंद्र से संबंधित जो केग रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को आपके संसद में रखवाते हैं, ठीक है। जबकि राज्यों से संबंधित जो रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट आपके राज्यपाल जो है विधानमंडल संबंधित जो विधानमंडल है उसमें रखवाते हैं। विधानमंडल मतलब दोनों सदन होते हैं इसमें, विधानसभा और विधान परिषद। जनरली जहां पे विधान परिषद नहीं होती तो वहां पे विधानसभा में रखवाते हैं, जबकि दोनों सदन होते हैं तो दोनों सदनों में ये रिपोर्ट पेश की जाती है। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट सही है और सही कथन पूछा है, तो सी आंसर रहेगा आपके 1 और 2। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 148 के तहत जो है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इसके अलावा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में अपन ने बात की कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है, जबकि 150 में क्या है, 150 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है संघ और राज्यों के को जो है
आपके लेखा प्रारूप जो अकाउंट ड्राफ्टिंग है उससे संबंधित जो सलाह वो राष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अलावा 151 में वार्षिक प्रतिवेदन का उल्लेख है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है, संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा सी 1 और 2 दोनों सही आंसर है। यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछते असत्य कथन का चयन कीजिए तो आपके आंसर होता डी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कई बार एग्जामिनर इस तरह की चीजें थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके बच्चों के क्वेश्चन इस कारण से ही गलत हो जाते हैं कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन की है वो लैंग्वेज चेंज कर लिया, उसका उल्टा पूछ लिया। जैसे यहाँ पे सही कथन पूछा है तो आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पे गलत कथन पूछे तो आंसर आपका डी रहेगा, न तो 1 और न ही 2। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है केक के कार्यों और शक्तियों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 148, 149, 150 और 151। तो केक की कार्य और शक्तियों का उल्लेख जो है यह आपके 149 में है। अब केक के कार्य क्या है, केक के कार्य है आपके जो है एक तो लेखांकन और लेखा परीक्षण, एक तो कार्य आपके लेखांकन, ठीक है, और एक है आपके लेखा परीक्षण, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ठीक है। तो लेखांकन और लेखा परीक्षण 2 कार्य है मुख्य रूप से। अब देखिए 1976 तक तो आपके जो है लेखांकन और लेखा परीक्षण के एक दोनों कार्य करता था, ठीक है। केंद्र के लिए, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए लेखांकन मतलब जो अकाउंट्स का है, जो आय व्यय खर्चों का हिसाब रखता था और खर्चों मतलब खातों की जांच करता था, ऑडिट, तो ये दोनों कार्य 1976 तक करता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है, 1976 में केंद्र सरकार द्वारा महालेखाकार पद बनाया गया, महालेखाकार पद बनाया गया। अब इसके तहत क्या है, ये जो है आपके खर्च से रिलेटेड जो लेखांकन है केंद्र का वो आपके महालेखाकार करता है, ठीक है। तो महालेखाकार का क्या कार्य है, जो अकाउंट है, अकाउंटिंग का कार्य है केंद्र सरकार का, वो आपके महालेखाकार करता है। जबकि अभी जो है लेखांकन राज्यों का, जो राज्यों का लेखांकन है वो अभी भी केक करता है, ठीक है। जबकि लेखा परीक्षण का कार्य तो केक करता ही है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि केक का कार्य लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का है। हालांकि वर्तमान में जो है केक केंद्र का, केवल केंद्र का लेखा परीक्षण करता है केवल, ठीक है। लेखांकन आपके महालेखाकार करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और सबसे कंफ्यूजिंग चीज भी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक वर्तमान में जो है केंद्र सरकार का केवल लेखा परीक्षण करता है, जबकि राज्य सरकार का जो है लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता है, ये चीज ध्यान रखना है। जबकि केंद्र सरकार का लेखांकन कौन करता है वर्तमान में, महालेखाकार करता है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, देखिए केंद्र जो है, केक जो है यह 1976 तक राज्य और केंद्र सरकारों का लेखांकन और लेखा परीक्षण मतलब अकाउंट्स और ऑडिट दोनों का कार्य देखता था। 1976 के बाद केंद्र सरकार का जो अकाउंट्स का काम है मतलब लेखांकन का काम है वो महालेखाकार देखता है, जबकि केंद्र का केवल लेखा परीक्षण मतलब ऑडिट करता है। 1976 के बाद केंद्र सरकार का केवल ऑडिट करता है, अकाउंट्स का कार्य आपके महालेखाकार सीजीए संभालते हैं। जबकि स्वतंत्रता के बाद से अभी तक जब से पद गठित हुआ है उसके बाद से राज्य सरकारों का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य केक करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंट्स और ऑडिट दोनों का कार्य केक करता है, लेकिन ये दोनों का कार्य राज्य सरकार का करता है। केंद्र सरकार का केवल और केवल लेखा परीक्षण मतलब ऑडिट का कार्य करता है। तो ये सबसे कंफ्यूजिंग और आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करें केक के वेतन एवं भत्तों में कार्यकाल के दौरान कब परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब कब वेतन भत्तों में कार्यकाल के दौरान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से संसद के प्रस्ताव से कभी भी राष्ट्रपति की अनुमति से कार्यकाल के दौरान नहीं किया जा सकता, वित्त आयोग की सिफारिश से। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जनरली जो केंद्र में कोई संवैधानिक पद होता है तो उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ये रहेगा, आपके कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि कार्यकाल के बाद जरूर वेतन भत्तों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कार्यकाल के दौरान उनकी वेतन और भत्ते या उनकी सेवा शर्तों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है केक को संविधान का वित्तीय प्रहरी क्यों क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ये संसद के वित्तीय विधेयकों को तैयार करता है, ये सरकार के वित्तीय लेन देन का लेखा परीक्षण करता है, ये कर नीति बनाता है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है या वित्तीय प्रहरी क्यों कहा जाता है, तो ये देखिए
केक जो है केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय लेन देन का लेखा परीक्षण मतलब ऑडिट करता है, जांच करता है कि खर्च सही हुआ है या नहीं। तो जो है इस कारण से केक को वित्तीय प्रहरी भी कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चीज देखिए, इसके अलावा तीनों स्टेटमेंट आपके गलत है। गलत कैसे? कि ये संसद के वित्त विधेयकों को तैयार करता है, वित्त विधेयकों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, कार्यपालिका द्वारा तैयार की जाता है। टैक्स नीति जो है वो भी कार्यपालिका बनाती है, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता। ये एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो इस कारण से तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को केक से वित्तीय मामलों में सलाह प्राप्त करने की अनुमति देता है? मतलब राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्यों की जो अकाउंट ड्राफ्टिंग है, जो है लेखा प्रारूप है, उनके संदर्भ में सलाह ले सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148(3), अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150 और अनुच्छेद 151। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति केक से इस मामले में सलाह ले सकता है। इसके अलावा अपन ने बात की, इसमें जो है आपके वेतन और सेवा शर्तें हैं अनुच्छेद 148(3) में, जबकि 149 में केक की कार्य और शक्तियां हैं, जबकि 151 में केक का जो है वार्षिक प्रतिवेदन जो है उसका उल्लेख है कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके रहेगा अनुच्छेद 150। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित जांच। जो कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ घोटाला बोलते हैं जिसे 2012 में, उसके लिए जांच समिति गठित की गई। वी.के. शुंगलू समिति ने केक के संदर्भ में की गई सिफारिश किससे संबंधित है? मतलब वी.के. शुंगलू आपके पहले केक भी रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच के लिए इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। उसमें इन्होंने केक के संदर्भ में सिफारिश की। कौन सी सिफारिश की? केक का कार्यकाल घटाने से, केक को बहुसदस्यीय संस्था बनाने से, केक को सुप्रीम कोर्ट के अधीन करने से और केक की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करने से। तो देखिए वी.के. शुंगलू समिति ने कहा था कि केक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक बहुत बड़ा पद है, इसमें सिर्फ एक जो सर्वोच्च पद है, इसके अलावा इसे बहुसदस्यीय संस्था बनानी चाहिए। तो ये इन्होंने सिफारिश की थी। तो इसका आंसर आपके रहेगा बी, सदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश की। हालांकि ये जो सिफारिश है, यह केंद्र सरकार ने नहीं माना और वर्तमान में भी केक एक जो है सर्वोच्च पद, एक सदस्यीय संस्था, इसके अधीन कर्मचारी जरूर काम करते, लेकिन जो मेन पद है वो एक सदस्यीय है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एकमात्र। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, देखिए ये जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि 1950 से 1976 तक केक भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लेखांकन, अकाउंट्स व लेखा परीक्षण, ऑडिट का कार्य करता था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1976 तक दोनों का कार्य केक करता था। 1976 से केक केवल भारत सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करता है, मतलब ऑडिट करता है। तो यहाँ पे ये आपके बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही स्टेटमेंट है ये भी दोनों। अब देखिए यहाँ पे अपने को पूछे सही विकल्प, तो दोनों सही आंसर रहेगा आपके सी। अब यहाँ पे अगर अपने से पूछ लेते, ये क्वेश्चन घुमा के पूछते कि केक केवल राज्य सरकार के, यहाँ पे राज्य सरकार आ जाता है, राज्य सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण, मतलब भारत यहाँ पे राज्य सरकार के खर्चों का केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है। तो यहाँ पे गलत हो जाता, राज्य सरकार का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता है। जबकि यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ लेता, इसके अलावा ये भी पूछ लेता कि भाई यहाँ पे आपके लेखा परीक्षण की जगह बोल देता लेखांकन, तो लेखांकन मतलब ऑडिट, अकाउंट, तो लेखांकन का कार्य मतलब अकाउंट्स का जो कार्य है वो आपके अभी केक नहीं करता है, वो करता है आपके सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये पद आपके बनाया गया था 1973 में केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये आपके जो है वर्तमान में केंद्र सरकार के जो है खर्चों का जो है लेखांकन करता है। अकाउंट्स मतलब केंद्र सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखता है। जबकि केक क्या करता है? केक आपके केंद्र सरकार के खर्चों की जांच करता है कि वे सही खर्च हुए हैं या नहीं, या उसमें कितनी मितव्ययता, मतलब जो है कितने पैसे बचाए जा सकते थे, उस तरह की सारी जांच करता है। तो वो आपके केक करता है। जबकि खातों के जो हिसाब किताब कौन रखता है? वो आपके रखता है सीजीए, महालेखाकार पद। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है केक से रिलेटेड? केक आज भी राज्य सरकारों के खर्चों का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता है। ये सही स्टेटमेंट है। 1976 में महालेखाकार नामक पद बनाया गया, सीजीए पद बनाया गया, बिल्कुल सही है, जो केंद्र सरकार के खर्चों का जो है लेखांकन करता है, अकाउंट्स मतलब अकाउंट का कार्य करता है। केक अब केंद्र सरकार के लिए केवल अंकेक्षण का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। केक धन खर्च करने से पूर्व उसकी अनुमति देता है। देखिए केंद्र सरकार को जो है धन खर्च करने की अनुमति जो है संसद से लेनी होती है, लोकसभा से लेनी होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केक को धन खर्च करने से पूर्व अनुमति नहीं देता, तो ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गलत कथन पूछा तो अपना डी आंसर रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 1976 में भारत के
भारत सरकार के लेखांकन कार्य के लिए किस पद का सृजन किया गया? महालेखाकार, वित्त सचिव, लेखा महानिदेशक और लोक लेखा अधिकारी। तो महालेखाकार पद का सृजन किया गया, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए बोलते हैं, जबकि हिंदी में महालेखाकार बोला जाता है 1976 के बाद। और ये केंद्र सरकार का जो है लेखांकन मतलब अकाउंटिंग का कार्य करता है, केंद्र सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखता है, जबकि केक जो है वह केंद्र सरकार के खर्चों की जांच करता है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिए, ये टॉपिक का सार ही यही है। आगे अपन बात करें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के पहले केक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके ए.के. राय, वी नरहरि राव, ए.के. चंद और त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी। तो चारों केक रहे हैं भारत के, इसमें पहले थे वी नरहरि राव। तो एक तो ये चीज याद रखने की, भारत के पहले कौन थे? अभी तक कोई भी महिला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं बनी है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें कि वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो इसके ऑप्शन है आपके राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, के संजय मूर्ति और विनोद राय। तो ये चारों भारत के केक रहे हैं। वर्तमान में जो है वो आपके 21 नवंबर 2024 से आपके जो है ये आपके के संजय मूर्ति है, नवंबर 2024 से वर्तमान में के संजय मूर्ति है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, एक तो वर्तमान में कौन है और भारत के पहले कौन थे, ये आपके जनरली कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जो है अभी तक कोई भी महिला भारत की जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं बनी है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? मतलब कौन सा क्षेत्राधिकार, मतलब केक किन किन की खातों की जांच करता है? तो भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों का अंकेक्षण ये करता है, सभी सरकारी कंपनियों के खातों की जांच ये करता है, सरकारी कंपनियों के खातों की जांच करता है, ये चीज ध्यान रखना है, निजी कंपनियों के खाते की जांच नहीं करता। सरकारी खर्च की मितव्ययता का मूल्यांकन यह भी करता है। संसद द्वारा कर विधेयक की स्वीकृति, जो कर विधेयक है मतलब जो टैक्स से रिलेटेड विधेयक है उसकी स्वीकृति केक नहीं देता है। ठीक है, इसमें केक की कोई भूमिका नहीं होती, इसकी स्वीकृति जो है वो संसद के दोनों सदन ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा है कौन सा क्षेत्राधिकार में नहीं आता, तो ये आपके कार्य संसद का है, ये केक का नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जबकि तीनों जो है वो चीजें इसमें केक के क्षेत्राधिकार में है, इनसे रिलेटेड जो जांच है वो केक करता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि केक को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है? अपन ने बात की है केक को जो कार्य और शक्तियां हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 149 में है। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं? किसी भी सरकारी विभाग, यहाँ पे ध्यान रखना, सरकारी विभाग के दस्तावेजों की जांच करना ये कर सकता है, बिल्कुल सही है। सिविल न्यायालय की शक्तियां, ये भी सही है। सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसके मतलब है कि किसी को भी समन कर सकता है, किसी भी सरकारी जो है विभाग है उससे जो है का दस्तावेज मंगा सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, उनकी जांच कर सकता है, उनकी गवाही रिकॉर्ड कर सकता है। तो सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, बिल्कुल सही है। नियुक्ति प्रक्रिया पर परामर्श देना, देखिए किसी भी केंद्र में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए केक से कोई सलाह नहीं ली जाती है, तो ये आपके जो है स्टेटमेंट गलत है, ये कोई शक्ति केक को नहीं प्रदान की गई है। तो यहाँ पे आपने को सही विकल्प पूछा है, तो आपके आंसर रहेगा 1 और 2, आंसर रहेगा आपके ए 1 और 2। यहाँ पे नियुक्ति से संबंधित केक से किसी भी पद के लिए सलाह नहीं ली जाती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब देखिए लोक लेखा समिति आपके संसद की जो है वित्तीय समितियों में से एक है। अब अपन बात करें कि यह संसद के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, नहीं, ये जो है इसे लोकसभा अध्यक्ष मतलब गठित करते हैं। इसमें आगे अपन बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 से 30 नहीं होती है, इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें से 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपके स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। आगे अपन बात करें तीसरा कि यह केक रिपोर्ट की जांच करती है, ये आपके स्टेटमेंट सही है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट जो है वार्षिक रिपोर्ट आपके राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखाते हैं और संसद में इस रिपोर्ट की जो जांच है वह आपके ये लोक लेखा समिति करती है। तो इस कारण से ये आपके स्टेटमेंट सही है। तो इस कारण से आपके केक को जो है लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। आगे अपन बात करें, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, नहीं, 7 मेंबर जो है वह राज्यसभा के भी शामिल होते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। ये आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इसका कारण क्या है कि जो केक रिपोर्ट है
ये जो रिपोर्ट तैयार करता है, ये रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखाते हैं, और इस रिपोर्ट की जब जांच लोक लेखा समिति करती है तो उस समिति को जो भी डाउट्स होते हैं या जो भी उन्हें पूछना होता है तो वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पूछते हैं। तो इस कारण से इन्हें मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आजकल देखिए क्वेश्चंस का जो है वो लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो है ये यहाँ पे जो केक के पद है इनका कार्यकाल पूछ लिया, कब से कब तक रहा है। तो ये अगर आपको आता है तभी आप इसे अटेम्प्ट करें, अदरवाइज इसे छोड़ना ही सबसे सही रहता है, क्योंकि इससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विनोद राय का जो कार्यकाल है वो 2008 से 2013 तक रहा, ये एकदम सही है, सुमेलित है। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, इनका कार्यकाल जो है वो 1990 से 96 तक नहीं रहा, इनका कार्यकाल 1984 से 1990 तक रहा। ठीक है, तो ये आपके गलत हो गया। गिरीश चंद्र मुर्मू, तो इनका कार्यकाल आपके 2017 से नहीं रहा, 2020 से 2024 तक रहा, तो ये भी आपके सही सुमेलित नहीं है। वीके शुंगलू का कार्यकाल 2002 से 2008 तक रहा, इनकी समिति में जो है इनकी अध्यक्षता में आपने कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच समिति का भी गठन किया गया था, जिसके बारे में अपन ने क्वेश्चन पढ़ा। तो ये आपके सही सुमेलित है। तो यहाँ पे अगर सही सुमेलित का अपने को पूछा है तो आपके सुमेलित रहेगा ए और डी, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए ऑप्शन, केवल ए और डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, आप श्योर है तो ही अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस में आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे देखिए नियंत्रित नहीं करता, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपके स्टेटमेंट सही है। इसके प्रतिवेदन की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की जाती है। यहाँ पे देखिए जेपीसी जांच नहीं करती है, ठीक है, यहाँ पे पीएससी जांच करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही विकल्प का मतलब एक आपके सिर्फ एक ही पहला कथन जो है वो सही है, तो इसका आंसर रहेगा केवल एक। यहाँ पे अगर ये विकल्प रहता, इसके प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे सही पूछा है या गलत पूछा है। ये भी आजकल कई तरह के स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ पे असत्य कथन पूछ लेते, तो यहाँ पे असत्य होता तो आंसर आपके बी रहता। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन असत्य पूछा है कि एक भारत का सर्वोच्च लेखा प्राधिकरण है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एक सरकार के व्ययों की पूर्व स्वीकृति देता है, तो ये आपके दोनों, ये आपके गलत कथन हो जाएगा। जो रॉन्ग है ये है कि भाई व्ययों की पूर्व स्वीकृति नहीं दे सकता, सरकार के जो व्यय है उनकी जांच करता है। स्वीकृति देने का कार्य जो है, केंद्र सरकार पैसा कितना खर्च करेगी उसकी स्वीकृति संसद से लेनी होती है, जबकि केक जो है वो इनके खर्च की जांच करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो केक की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है, सही है। केक को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे अपने को गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो आपका आंसर रहेगा बी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि आय, सरकार के आय और व्यय दोनों की जांच करता है, मतलब अकाउंट और ऑडिट दोनों का कार्य करता है, ये स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, यहाँ पे बोल लेते कि केंद्र सरकार की आय और व्यय दोनों की जांच करता है, तो यहाँ पे अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन आता है तो ये आपके गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार के सिर्फ जो है एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार की आय और व्यय दोनों की जांच करता है, बिल्कुल करता है ये, लेकिन जो लेखांकन है मतलब अकाउंटिंग है वो नहीं करता है। तो ये चीज आपको अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि धन संविधान और संसद की स्वीकृति के अनुरूप खर्च हुआ है या नहीं, ये बिल्कुल सही है कि जो है पैसा जो है वो किस तरह से खर्च हुआ है उसी की जांच करता है, ऑडिट करता है कि धन को जो है संसद द्वारा स्वीकृत जो पैसा है वो सरकार ने किस अनुरूप खर्च किया है, सही तरीके से किया है या नहीं, इसमें कितना पैसा बच सकता था, और इसी से रिलेटेड जो है कॉमनवेल्थ घोटाला था। तो इस कारण से ये प्रॉपर जांच करता है कि किसमें कितना खर्च होना चाहिए और कहाँ कितने पैसे बचाए जा सकते हैं, तो वो भी ये सारी रिपोर्ट देता है। आगे अपन बात करें तो देखिए इसमें जो आपके आंसर अपन बात करें तो यहाँ पे दोनों विकल्प सही है, तो यहाँ पे सी आंसर रहेगा, 1 और 2 दोनों सही आंसर है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के इस टॉपिक के। तो केक और संसद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। असत्य कथन पूछा है कि एक संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये बिल्कुल सही है। संसद उसके कार्यों को नियंत्रित करती है, ये आपके गलत है, कार्यों को नियंत्रित संसद नहीं कर सकती। पीएससी उसकी रिपोर्टों की जांच करती है, बिल्कुल सही है कि एक संसद के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन संसद उसे नियंत्रित नहीं करती, वह एक स्वतंत्र संस्था है। तो इस कारण से आपको ये ध्यान रखना है कि एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है, तो संसद उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो ये आपके जो है केक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप पूरा टॉपिक आपने कवर किया है।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।